नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी 30 सीरीज़ के अलावा हम लोग रिवीजन सीरीज भी कर रहे थे, तो आज ये रिवीजन सीरीज में 8वीं वीडियो है। जिन बच्चे को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है इनकी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना, इनका भी और 30 सीरीज का भी, ताकि आप लोग प्लेलिस्ट तक आराम से पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम जो है पेज नंबर 335 से 355 के बीच से 60 जो है ना रैंडमली लिए गए वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके अगर 6 टाइम भी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट कर लिया तो यहाँ पे आप 400 जीके जीएस का रिवीजन करेंगे, इससे कहीं ज़्यादा कम तो बिल्कुल नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, एक गेम टाइप का क्वेश्चन है, पजल टाइप का। आप लोग अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले टुडे एग्जाम का ई बुक के बारे में अब सीपीओ के रिजल्ट निकलने के बाद तो और भी आप सुन लिए होंगे, तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो रामबाण है अपने आप में, है ना। तो ये जो आपका मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिनको लेना हो वही मैसेज करें, बाद बाकी हाल चाल तो हम सब दिन आपसे कर ही लेते हैं वीडियो के माध्यम से। पहली जो प्रश्न है भैया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में कब किया गया था। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक तो अमेरिका रीजन पे होता है। अगर इसमें से मैं अमेरिका शब्द काट दूं तो भी आपको 1875 ही आंसर देना है। बातों को घर में समझ लेना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें से अमेरिका शब्द को हटा भी दूं तो भी आपको 1875 आंसर ही देना है। लेकिन अगर मैं इसमें इंडिया शब्द जोड़ दूं अमेरिका के जगह पे तो आंसर बदल जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इंडिया में सबसे पहले अपनी मुख्यालय 1882 आरडीआर में डाले थे, ठीक है। तो बात वो समझ लेंगे। खाली थियोसॉफिकल सोसाइटी कहेगा तो भी 1875, और इंडिया में कहेगा तो 82 पहला हेडक्वार्टर, है ना। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इनके जो जनक हैं कौन है भाई, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, है ना। तो ये दोनों मिलके जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है प्रचलन किया। भारत में कौन किए थे, एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट जो है ये आपका भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कहे जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। बाद बाकी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज जो है आपका फूले साहब, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग साहब, ये सब की ईस्वी है। ब्रह्म समाज की 1828 है, आर्य समाज की 1875 है। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की 1873 है, प्रार्थना समाज की 1867 है, रामकृष्ण मिशन की 1897 है ना। अभी आरडीआर में मैंने बताया थियोसॉफिकल अपना मुख्यालय लगा है 1882 है। तो ये कुछ एक ईस्वी भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा ज्योतिबा फूले साहब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गुलामगिरी नामक जो पुस्तक लिखे इन्होंने, तो ये किस भाषा के अंतर्गत लिखे, तो ये मराठी भाषा के अंतर्गत लिखे गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फूले साहब। इनके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये आर्य समाज के फाउंडर थे, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने जो किताब लिखा है ना, इनका नाम क्या है, तो भाई सत्यार्थ प्रकाश, है ना। सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब जो है आपका लिखा था कौन भैया, आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती है। इनका ओरिजिनल नाम भी आपके छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देते हैं, तो इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर हुआ करता था। अब देखिए 1875 से कितना कुछ याद रख सकते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी याद रख सकते हैं, आर्य समाज याद रख सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी 1875 के अंदर ही हुआ था। तो ये तीनों याद रख सकते हैं। मैं बढ़ जाता हूँ आगे। इनके अलावा किसी फॉर्म में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर काम पे लगा होना किस प्रकार की बेरोजगारी की ओर संकेत करती है, तो ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी की ओर संकेत करती है। इसका मैं कई बार आपको एग्जाम्पल भी देके समझा चुका हूँ कि भैया ये क्या होता है कि मान लीजिए गांव में एक बिस्किट फैक्ट्री है, जिसमें बिस्किट की सप्लाई रोजाना 200 है। 200 बिस्कुट रोजाना जो है उस फैक्ट्री से बन के सप्लाई हो जाती है, मतलब 200 डिमांड है पर डे का, है ना। एक आदमी मान लीजिए 20 बिस्किट बनाते हैं, तो उस हिसाब से 10 आदमी का ही काम है, लेकिन इसी फैक्ट्री में 20 आदमी काम पे रखा गया है। चूंकि इस आदमी के पास न तो दूसरा कोई ऑप्शन होता है और न कोई मतलब न तो कोई ऑप्शन होता है, न ये चाहते हैं। इनको क्या लगता है कि मैं रोजगार में हूँ, और अंदर से ये अपने परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। इसका मतलब ये बेरोजगार हो रहे होते हैं एक्चुअल में। तो ऐसे बेरोजगारी को अपन प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपा हुआ बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा एगो चक्रीय बेरोजगारी, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी जो है ना, बाजार में उथल पुथल के कारण आय
मंदी उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। एक आपका टेक्निकल बेरोजगारी भी होती है, जैसे जो मानव के द्वारा पहले काम होता था उनका जगह जो मशीनरी पार्ट ले लेते हैं और इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम टेक्निकल बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपके अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे मतलब चलते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के त्यौहार को आप किस नाम से जानते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में आप मकर संक्रांति के त्यौहार को माघ साजी के नाम से जानते हैं। नव वर्ष और मकर संक्रांति इन दोनों को याद रख लेना है, क्योंकि ये जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट में लगभग अलग अलग नाम से जानते हैं और ये इनका कॉमन नाम होता है कि भाई नव वर्ष है, मकर संक्रांति है, लेकिन रीजन वाइज स्टेट वाइज अलग अलग नाम से लगभग जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप इसे माघ साजी कहते हैं। केरला के अंदर इसे आप क्या कहेंगे? मकरा बिलक्कू कहेंगे, है ना, मकरा बिलक्कू कहेंगे, आपका मकर बिलक्कू कहेंगे केरला के अंदर। तमिलनाडु के अंदर इसे क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं, पोंगल। पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उबालना होता है। ये क्वेश्चन मैं बताया, उसके बाद एग्जाम में आया था, जैसा कि आपको भी पता होगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पोंगल कितने दिन होती है? तो ये 4 दिन होती है। किसकी पूजा की जाती है? सूर्य और गाय की पूजा की जाती है आपके पोंगल के दौरान। इसके अलावा पोंगल के दौरान ही आपका कौन सा जलीकट्टू नामक खेल होता है, जरूर ध्यान रखें। जलीकट्टू नामक जो खेल होता है वो कंबाला होता है, वो जलीकट्टू होता है। तो कंबाला आपका भैंस का दौड़ है, याद रखेंगे, भैंस का दौड़ है, जो कीचड़ के अंदर भैंस को दौड़ाते हैं और ये कर्नाटक से रिलेटेड है। जबकि आपका जलीकट्टू जो है इसमें सांड या बैल को दौड़ाते हैं, जो आपका सूखे में दौड़ाते हैं, और ये कहाँ पे होती है? तमिलनाडु के अंदर होती है। उसी प्रकार से मैंने एगो बताया था अट्टुकला पोंगला। अट्टुकला पोंगल जो है, मेरा भी जो है भाषा साउथ के जैसा हो गया भाई। अट्टुकल पोंगल जो है ये आपका केरला के अंदर होगा। केरल के अंदर फेमस त्योहार में और क्या मैं बताया था? त्रिशूर पूरम बताया था, और क्या बताया था? मकर बिलक्कू बताया था, बिशु बताया था, अट्टुकल पोंगल बताया था, ओनम बताया था। ओनम के अवसर पे जो बेल्लम के लिए स्नेक बोट रेसिंग होती है वो बताया था। पढ़ ले बेटा, पास हो जा। चल आगे चलता हूँ, है ना। इनके अलावा मकर संक्रांति अभी 2-3 स्टेट बताया। इसके बाद असम में आप जाएंगे ना, असम में, तो असम में 3 बार बिहू होता है। तो एक बार बिहू मकर संक्रांति के नाम से, एक बार बिहू नव वर्ष के नाम से, और एक बार कंगाली बिहू होती है आपका। इनके अलावा जो है आपका, अगर और मकर संक्रांति की बात कर लेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट जो खिचड़ी खाते हैं वही नाम से जानते हैं। और जो आपका हरियाणा पंजाब होता है उसे हम लोहड़ी के नाम से जानते हैं ना, लोहड़ी। और नव वर्ष को जो है क्या कहते हैं? हरियाणा पंजाब में बैसाखी के नाम से जानते हैं नव वर्ष को, और मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन से मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, और जो है नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी जो है ये आपका दिया जाता है, ये दोनों ही बात होता है। तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार 20 और 21 जो है ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। हाँ, तो मौलिक अधिकार के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है ना, वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। जो चीज़ मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उतना मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, है ना। इसके अलावा भारतीय जो आपका पार्ट 3 जो है, यहाँ पे आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। ये मौलिक अधिकार है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है। अब इस 6 को हम कैटेगराइज करेंगे तो 14 से 18 आपका समानता का अधिकार हो जाएगा, इक्वलिटी का अधिकार हो जाएगा। 19 से 22 की बात करेंगे तो फ्रीडम का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 23 और 24 की बात करेंगे तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, है ना, शोषण के विरुद्ध। 25 से 28 की बात करेंगे तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। 29 और 30 की बात करेंगे तो ये आपका अल्पसंख्यक, है ना, माइनॉरिटी से संबंधित अधिकार हो जाएंगे। और 31 तो निरसित हो जाएंगे, और 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। तो ये कुछ मौलिक अधिकार के पार्ट हैं। अब इनके मैंने एक एक पार्ट आपको करा दिया है, और जो आपका ई बुक है इनका टॉपिक वाइज सेक्शन जो है यहीं से स्टार्ट होता है, आर्टिकल से, तो बाद बाकी आप वहाँ से कर लेंगे। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य है
तो उसका जस्ट जो है अलग टाइप से है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में ही रखे गए हैं, लेकिन इसके अलग अलग ए टू के यानी 11 बार अलग अलग वर्णन है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। देखिए आपसे जो मैं गेम या फिर कुछ अभी मैं बताया था कि एक पजल टाइप का आपसे सवाल पूछूंगा। ये सवाल यही है कि ये सीपीओ की रिजल्ट है ना, जिन भी बच्चे का है ना। बहुत सारे बच्चे ने सेंड किया है, मैं आपको आंकड़ा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे कि ये ढोंगी बाबा है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं रियल लाइफ में भी कोई ढोंग, कोई पाखंड, कोई झूठ नहीं बोलता, और आपके पढ़ाना तो मेरा शौक़ है, इसमें मुझे मज़ा आता है। मैं पढ़ाई से जुड़ा रहना चाहता हूँ और इसमें मुझे मज़ा आता है, इसीलिए मैं खाना छोड़ के भी पढ़ाता हूँ, अगर मेरे पास टाइम संभव हो पाए तो, जहाँ तक संभव है कर रहा हूँ। देखिए तो ये जो है आपका, ये मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भैया आप लोग मुझे ये बताएंगे कि लगभग कितने रिजल्ट हुए होंगे जिसकी क्रेडिट टुडे एग्जाम को दिए हैं बच्चे। मैं आपसे इसका प्रमाण भी बाद में दूंगा, कोई बच्चे अगर माने तो। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 100, 120, 130 या 50 से कम, है ना, 50 से कम। तो ये हमको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है, इसमें से आप चूज करेंगे कि इतने आपको क्रेडिट मिला होगा। ठीक है, चलिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्रेडिट दिया है। अपने मन से जिनमें जो आए आप ज़रूर जो है लगा दीजिएगा, ताकि हमें भी संतुष्टि मिले कि आप भी मेरे कोई भी प्रश्न में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है ये है आपका भैया मालीगांव। कहाँ पे है? मालीगांव में। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो बुरा मत मानना भाई, आप लोग मुझे बताना कि अभी जो रेलवे में 19 जोन हैं, तो ये सबसे लेटेस्ट जोन कौन सा है, ये ज़रा बता देना। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक तो मैंने क्वेश्चन आपसे किया है, जो अपने मन से आप देना है तो दीजिएगा आंसर, नहीं तो कोई बात नहीं। इनका भी देना है तो दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बताइएगा सबसे लेटेस्ट वाला जो आपका रेलवे जोन बना है 19 में से, वो कौन सा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ से रेलवे वाली पोर्शन से ईसवी के मामले में कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है। सबसे पहले पूछता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई? देखिए कोंकण रेलवे की स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1998 के बाद। तो इनके दो आंसर है। इनके अलावा कोंकण रेलवे मैंने आपको बता दिया है महाराष्ट्र के रोहा से स्टार्ट होती है, और ये गोवा के साथ साथ कर्नाटक, ये 3 स्टेट में वर्णित करती है, जहाँ पे 2000 से अधिक ब्रिज से ये जो है रेलवे होकर गुजरती है। ठीक है, तो अगर आपको घूमने का शौक हो तो आप कोंकण रेलवे से सफ़र कर सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद आपसे पूछता है कि इंडिया में पहला मेट्रो ट्रेन किस राज्य में चलाए गए। तो सबसे पहले मेट्रो ट्रेन आपका कोलकाता के अंदर चला था। कहाँ चला था भाई? कोलकाता के अंदर चला था पहला मेट्रो ट्रेन, है ना, कोलकाता मेट्रो सबसे पहले। इनके अलावा अगर ओवरऑल रेलवे की बात करें तो 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय करा रहा, और उस समय जो है डलहौजी यहाँ का गवर्नर कहिए या फिर वायसराय, जो भी कहिए, 1853 है ना, तो 57 के बाद वायसराय हुआ है, तो ये गवर्नर जनरल डलहौजी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रेलवे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली थी, इनके बारे में पूछा जाता है। ये 2019 में चली थी, दिल्ली से बनारस चली थी पहली गाड़ी। BSB होता है बनारस का रेलवे कोड, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं। ये तो हो गया था। हॉकी खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 3.66 मीटर। कितना होता है भैया? 3.66 मीटर। फीफा में अगर यही बात अगर आपसे पूछे कि भाई फीफा में गोल पोस्ट की गहराई कितनी होती है, तो 2.44 मीटर, या इसे आप 8 फुट भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर फीफा में गोल पोस्ट की बीच की दूरी आपसे पूछ लेता है तो कितना होता है? इसका तिगुना होता है, यानी या तो 24 फुट कहेंगे या 7.32 मीटर कहेंगे। 2.44 को 3 से गुना करेंगे तो 7.32 मीटर होगा। तो फीफा में गोल पोस्ट की बीच की दूरी
7.32 और गोल पोस्ट के बीच की गहराई 2.44 मीटर। उसी प्रकार से हॉकी खेल के अंदर अगर गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछता है तो 3.66 मीटर होती है। देखिए हॉकी खेल जो है ये 60 मिनट के होते हैं, जो 15 मिनट के 4 अवधि में खेले जाते हैं। हॉकी मिनट, ये तो हॉकी हो गया। एगो आपका ऐस हॉकी होता है जिसके अंदर मात्र 6 खिलाड़ी होते हैं, और हॉकी के अंदर यानी फील्ड हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए इस दोनों में ना येलो कार्ड और ग्रीन कार्ड की इस्तेमाल, येलो कार्ड रेड कार्ड ये दोनों कॉमन है, येलो कार्ड और रेड कार्ड की इस्तेमाल होती है। जहां पे ऐस हॉकी के अंदर अगर आपको येलो कार्ड दिखाया गया है तो 5 मिनट के लिए खेल से निष्कासित किया जाएगा। उसी प्रकार अगर हॉकी खेल में येलो कार्ड दिखाया गया है तो इसका मतलब एक छोटी सी भूल होती है जो चेतावनी स्वरूप होती है, लेकिन आपको खेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आई होप आप समझे कि भाई फील्ड वाला में येलो कार्ड में निकलना नहीं होता है, और जो बर्फ वाला होता है उसमें येलो कार्ड पे ही 5 मिनट के लिए कम से कम निकलना होता है। मैक्सिमम आप जो है जो सजा दे रहा है वो तय करेगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, है ना। इसके बाद जो है अगला, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। देखिए कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य जो होता है ये होता है भैया, सबसे पहले आपको पेड़ पौधों में आकार देना, स्ट्रक्चर बनाना और मजबूती प्रदान करना भी होता है। बाद बाकी कोशिका से मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। सबसे पहले 1665 के जो है डेड सेल की खोज होती है, फिर 1674 में, है ना, ये आपका ल्यूवेन हॉक के द्वारा लाइव सेल और रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल की खोज करी गई थी। ठीक है, तो ये कोशिका की आपसे खोज हो जाता है। इसके अलावा जो है आपका खोज होने के बाद कोशिका को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आपका जंतु कोशिका होता है और एक आपका पादप कोशिका होता है। पादप कोशिका की विशेषता क्या है, इसमें सेल वाल पाए जाते हैं, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती है। इसके अलावा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक और बेसिक बहुत बड़ी डिफरेंस है कि जो क्लोरोफिल वगैरह का नाम आपने सुना होगा, जिसे अपन पिगमेंट भी बोल देते हैं, तो ये सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही होते हैं, किसी जंतु कोशिका के अंदर नहीं होते। नहीं तो हम लोग भी हरे हरे हो जाते, क्योंकि हम लोग परपोषी में हैं। जो स्वपोषी हैं उन्हीं में क्लोरोफिल पाई जाती है। तो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। कई सारे अपवाद भी हैं, जैसे अगर आप पेड़ पौधों के जैसा दिखने वाला कवक, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, इसीलिए हम कवक को पूर्ण रूप से जो है पादप नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं होती है और ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित है। ठीक है भाई, तो ये कोशिका की कुछ बात है। बाद बाकी कोशिका के जो कोशिकांग है, अच्छा कोशिकांग किसे कहते हैं, कई दफ़ा समझाए हैं कि कोशिका इतनी छोटी होती है, आपको पता ही होगा कि सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है ये, जिसे खुले आंख से अपन शायद ना देखें, है ना। इनमें भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिन्होंने बनाया है वो काफ़ी बापरे कितने बड़े कलाकार होंगे, है ना। तो ये जो है आपका छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसमें कोशिका द्रव भरे हुए होते हैं, ताकि एक दूसरे से मिले नहीं, अपने अपने जगह पे अस्थिर रहे। अब इन छोटे छोटे पार्ट के अलग अलग नाम हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस कहते हैं कोशिका। इसके अलावा लाइसोसोम होते हैं, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। गोल्गी बॉडी होते हैं, इसे हम कोशिका का पुलिसमैन या पोस्ट ऑफिस कहते हैं। राइबोसोम होते हैं, इसे हम कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। देखिए ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाता, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। अब ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जो है अलग से हम समझेंगे। पहले हम मोटे मोटे जंतु और पादप में बता दिया, अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, अगर इतना नहीं समझ में आता है तो जो प्रोकैरियोटिक है वो सूक्ष्म जीव जंतु में पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक है हमरा में और आप सब में पाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जानवर में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक में मैं बताया था कि गरीबी लगी रहती है, बहुत सारे चीज़ की अभाव रहती है, तो कभी भी अभाव वाला क्वेश्चन पूछे, लेकिन राइबोसोम होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा विनियोग विधेयक 2023 किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये अपना वित्त मंत्रालय से संबंधित है ना। बीमा संशोधन विधेयक एक आया था, वो भी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। वो बीमा संशोधन विधेयक आया था, बीमा आपका संशोधन वाला, है ना, बीमा संशोधन विधेयक आया था। ये आया था जी आपका 2021 में आया था, है ना, ये 21 में आया था। ये भी वित्त मंत्रालय का है। बाद बाकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,
योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, ये सभी वित्त मंत्रालय का जो है द्वारा निगरानी में है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एगो 2022 में अंटार्कटिका विधेयक आया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आया था अंटार्कटिका विधेयक 2022 के अंदर आया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, दूसरी बार भी पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक, नाम से स्पष्ट है कि वन की बात है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा करे गए थे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, द पावर ऑफ द माइंड नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो द पावर ऑफ माइंड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं विवेकानंद साहब हैं। विवेकानंद साहब जो हैं 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे। इनका ईस्वी आज भी पूछा जाता है, शिकागो होता है ना, शिकागो है ना, इस प्रकार से होता है। ये 1893 में ही गांधी जी आपका कहाँ पे गए थे भाई? अफ्रीका गए थे, है ना। इनके अलावा उस दिन कोई बच्चा कमेंट कर रहे थे कि आपने सर बताया कि 1901 के जो कांग्रेस के अधिवेशन हुई उनमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के पोडियम पे देखा गया, मंच पे देखा गया। तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांधी जी जो है 1893 में गए तो डायरेक्ट 1915 में ही इंडिया लौटे। कितने बच्चे को आज से पहले ये बात पता था? कमेंट कीजिएगा। इससे पहले जैसे नहीं होता है कि अपन फैमिली वगैरह से मिलने आते हैं, तो अपने विजिट के चलते 1901 में भी आए थे, जहाँ पे जो कांग्रेस की मंच हो रही थी, तो वहाँ पे गांधी जी का जो है बोला वाला देखा गया कि भाई इनको भी जो पहली प्रस्तुति कहने का मतलब वहाँ पे झलक दिखा, है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पहली बार जो है आगमन कांग्रेस में दिखा गया 1901 ईस्वी के अंदर गांधी जी का, ये ध्यान रखिएगा। बाद बाकी पूर्ण रूप से 1915 से लौटे अफ्रीका से, इसके बाद जो है यहीं रहने लगे और यहीं सक्रिय हो गए, चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करके भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ादी तक, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना, ये सब। इनके अलावा विवेकानंद साहब का मैंने अभी बताया था 1897 में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। दोस्तों टाइम की तरफ मत देखिएगा, क्लास में बैठे हैं तो मतलब क्लास देख रहे हैं तो, है ना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि शायद बैठ के भी पढ़ाऊँगा, अब देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। रुक्मिणी देवी पद्म भूषण कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था रुक्मिणी देवी को, है ना। रुक्मिणी देवी किस चीज़ से संबंधित रहेगा? कोई भी बच्चा, रुक्मिणी देवी को किस चीज़ से संबंधित रहेगा? भरतनाट्यम से संबंधित, है ना। ये किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित। देखिए भरतनाट्यम का कितना नाम मैंने आपको बताया है। सबसे पहले एकाहार्य शब्द इनसे जुड़ा होता है, सादिर शब्द इनसे जुड़ा होता है, अग्नि नृत्य शब्द इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है भरतनाट्यम से, है ना। इसके अलावा इनके जो तत्व होते हैं अलिरप्पु जाति सरम शब्दम तिल्लाना मंगलम, ये सभी के सभी भरतनाट्यम के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो रुक्मिणी देवी है ये पद्म भूषण यहाँ पे 1956 में भरतनाट्यम के, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। अमरबल वेल्ली काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, अमरबल वेल्ली। बाद बाकी जो संगीतज्ञ जिन्होंने 6 बार भारत रत्न प्राप्त किए हैं, जो 6 संगीतज्ञ हैं उनकी ईस्वी जरूर याद रख लेना। 2000 सबसे पहले 1998 में स्टार्ट करते हैं हम एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम से, फिर 1999 में आते हैं पंडित रविशंकर साहब से, फिर 2001 में आते हैं हम भीमसेन, जो माफ़ कीजिएगा बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर से, फिर हम 2008 में आते हैं पंडित भीमसेन जोशी से, और फिर हम 2019 में आते हैं भूपेन हजारिका से। तो 5 बार ईस्वी 6 आदमी कैसे हुआ? तो 2001 में 2 जन को दिया गया, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई के प्रमुख वादक थे, तो 6 आदमी, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। बाद बाकी भारत रत्न की शुरुआत 1954 में करी गई थी, और 1954 में सबसे पहले रिसीवर कौन थे? एस राधा कृष्णन साहब, है ना, एस राधा कृष्णन साहब जो है भारत रत्न के प्रथम विजेता हैं, जिनके जन्मदिन पे कल हम टीचर्स डे मनाएंगे ना, 5 सितंबर, है ना। तो आज से ही आप लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इनके अलावा जो है बधाई कहना चाहिए, धन्यवाद नहीं, है ना। देखिए ये हो गया। इनके अलावा जो भारत रत्न 2024 के लिए कितने जने को दिया गया? तो 5 आदमी को दिया गया, जिनमें जीवित लाल कृष्ण आडवाणी है, बाद बाकी सभी दिवंगत हो चुके हैं। पेड़ पौधे में श्वसन किस अंग से होती है भैया? एस्टोमेटा से होती है। किस अंग से होती है पेड़ पौधे में श्वसन? एस्टोमेटा से होती है, ये ध्यान रखेंगे। एस्टोमेटा से आपका पेड़ पौधे में श्वसन हो जाती है। इनके अलावा पेड़ पौधे में अगर एस्टोमेटा ऑप्शन में नहीं है तो डिफिनिट क्या होगा? हरा भाग होगा। हरा भाग से पेड़ पौधे में श्वसन होती है ना।
इसके अलावा स्टोमेटा को आप रंध्र भी कहते हैं, रंध्र इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पेड़ पौधों में जल और खाद्य पदार्थ का पोषण जो होती है उनकी चढ़ाव किससे होती है, तो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम से होती है। जाइलम जल को ढोता है, फ्लोएम फूड को ढोता है। आप आराम से याद कर सकते हैं, ज से जल, फ से फ्लोएम, है ना, फूड, है ना। इसके अलावा ये भी अटल सत्य है कि ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं, है ना, तो उनका कुछ अलग रास्ता है। इनके अलावा मैंने बताया था कि इनका जो है क्रम कैसा रहता है, फ्लोएम को ऊपर से नीचे की तरफ, जड़ में, किसी पेड़ पौधे के जड़ में फ्लोएम ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये बातों सबका काम आएगा आपको। इसके अलावा आयरन लेडी के नाम से आप किसे जानते हैं, तो इंदिरा गांधी को। आयरन पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपन किस नाम से जानते हैं, लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया जानते हैं। भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहते हैं ना, भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहते हैं, किन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कोई भी चीज़ बताएं जो ज़्यादा फेमस हो, तो आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये आपका गुजरात के अंदर है। ये काफ़ी फेमस है, 182 मीटर हाइट की है, जो दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है। और अगर आपसे पूछे कि ये स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तव मतलब मूर्तिकार कौन है, राम सुतार साहब हैं, है ना। इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे हैं, तो नर्मदा नदी के किनारे हैं। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। फिर से सुनिएगा, अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। अगर मैं अरब सागर को हटा के पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कहूँगा तो गोदावरी आंसर होगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, न कि अरब सागर में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। और भी कई सारे उपनाम हैं जिसे आपको याद रखना है। एग्जाम में छोटी मोटी वयोवृद्ध पुरुष जो है कई बार पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से डाल दिया है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता T20 वर्ल्ड कप ICC, है ना, अंडर 90 जो पहली बार हुआ था, वो क्वेश्चन वहाँ पे था, तो मैं इसे रिप्लेस कर दिया हूँ, क्योंकि वो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो याद हो चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए और तैयार है, तो इसे ध्यान रखेंगे। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे हैं, तो भारत रहे हैं। किसे पछाड़ करके, तो जापान को पछाड़ करके। ये महिला वाला है। ये मैच आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ पे रहेगा कोई भी बच्चा, तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है ये आपका रांची झारखंड के अंदर है। देखिए स्टेडियम से भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहता है, तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा के अंदर, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप अभी 2023 में हुआ था राउरकेला और आपका भुवनेश्वर कलिंगा में, तो राउरकेला के अंदर ये बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। खाली बिरसा मुंडा स्टेडियम कहेगा तो आपका कहाँ पे हो जाएगा, झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भी है। और आपको पता होगा कि इंडिया में जो पहली बार 1928 में हमने एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर हॉकी खेल में जो गोल्ड प्राप्त किए थे, उस हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन भट्ट से पूछ देता है। इनके अलावा ये हो गया। इनके अलावा बता दूं जो सैफ चैंपियनशिप 2023 है वो भी इंडिया ही जीता था, सैफ, है ना। इसके अलावा जो आपका सैफ हो गया अंडर एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप हो गया, बस ये सब नहीं। हॉकी जूनियर भी इंडिया जीता था, है ना। इनके अलावा पुरुष वाला, इनके अलावा T20 का जो पहला फॉर्मेट हुआ था आपका ICC अंडर 90, ये अंडर 90 कैडर का, महिला का, वुमेन वाला, तो ये आपका वुमेन T20 अंडर 90 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका के अंदर पहला एडिशन कराया गया था 2023 में, इनके विजेता भी भारत रहे थे, लेकिन यहाँ पे उपविजेता इंग्लैंड रहे थे। ऐसे यहाँ पे नीचे मैं वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ, इनके उपविजेता भी याद रखें, इंग्लैंड रहे थे। कौन रहे थे भाई, इंग्लैंड रहे थे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। फोर्ट विलियम में पहला सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 1774 में हुआ था। इल्बर्ट बिल कब आया था, कोई बच्चा
इल्बर्ट बिल कब आया था? चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, विवादास्पद बिल था, कई बार बता चुका हूँ, इल्बर्ट बिल। इनके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। मॉर्ले मिंटो सुधार किसे कहते हैं? 1909 के अधिनियम को कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसे कहते हैं? 1919 को कहते हैं, है ना। तो ये सब कुछ एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं आगे। प्रसिद्ध बराबर की गुफा कहाँ पर स्थित है? देखिए बराबर की गुफा जो है ये बिहार में है। अजंता हो गया, एलोरा हो गया और कारला हो गया। अजंता, एलोरा, कारला, ये तीनों के तीनों गुफा आपके कहाँ पे रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। बाघ गुफा, भीमबेटका का गुफा, भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा, है ना। उदयगिरी का गुफा, उदयगिरी का गुफा, ये तीनों के तीनों कहाँ पे रहेगा? एमपी के अंदर रहेगा, लेकिन उदयगिरी में स्टार लगाएंगे। उदयगिरी का गुफा जो है ओडिशा के अंदर भी है, जहाँ पे आपको ओडिसी नृत्य का प्रमाण देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा जो है ना, गुफा की बात कर लें तो एगो और मैं बताता हूँ, बोरा का गुफा। बोरा का गुफा आपके ना इधर कौन सा साउथ में भैया? पूर्वी तट का आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी में है बोरा का गुफा, है ना। इसे ध्यान रखना है। पृथ्वी के भूपटपटी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए यहाँ पे भी क्लू है। अगर धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, और तत्व कहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन 47% के करीब है। इसके अलावा सिलिकॉन है। सिलिकॉन कितना है भाई? लगभग 28.1% के करीब है। और तीसरा स्थान 8% के करीब जो है आपका एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम धातु तत्व हो गया, तो यहाँ पे अपने को गौर करना है। धातु पूछ रहा है तो एल्युमिनियम आंसर होगा। वैसे ओवरऑल पूछेगा कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। किस ट्रांसजेंडर महिला को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अब कोई भी बच्चा जो है नर्तकी नटराज नहीं मारेगा। कई बार बता चुका हूँ, नर्तकी नटराज पहले ट्रांसजेंडर महिला है जिन्होंने नृत्य के सेक्टर में पद्मश्री अवार्ड 2019 में प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ पे इस भी आपसे डिमांड कर रहा है एग्जामिनर 2021, तो इसका आंसर है मंजमा जोगति। क्या नाम है भाई? मंजमा जोगति नाम है ना। कला के सेक्टर में काम करती है, फिल्म इत्यादि में, है ना। इनके अलावा अगला जो प्रश्न है, 16 महाजनपद में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पड़ी थी? देखिए वत्स महाजनपद, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले 16 महाजनपद का जिक्र हमें किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताया हूँ। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में मिलती है। उनमें से जो वत्स महाजनपद थी, इनकी राजधानी कौशाम्बी थी, है ना। इसके अलावा कोसल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावास थी, है ना। कोसल की राजधानी कहाँ पे रहेगा? श्रावास थी, जहाँ के राजा प्रसेनजीत हुए थे। और उसी समय आपका अंगुलीमाल डाकू जो है हुआ था, जो बाद में भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए थे। आपने भी ये कई बार कहानी दादी नानी से जरूर सुने होंगे, हम तो 5वीं क्लास में पढ़े हैं। चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले जो आपका बुद्ध का 3 घटना है जीवन का, वो जरूर याद रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण, है ना, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये तीनों आपको जरूर याद रखना है। कल मैंने आपको एक त्योहार का नाम बताया था जिसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है ना। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, है ना, क्योंकि इसमें जो है बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीनों का पुण्य एक साथ मिलता है। बताइएगा वो कौन सा फेस्टिवल था जिसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल कहा जाता है। मैं किसी भी कीमत पे छोड़ूंगा नहीं, है ना, तुम्हें पढ़ा के ही मानूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। पहले क्या करते हैं बच्चे, 2 लाइन अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं भी 1-2 लाइन बोलने लगता हूँ तो उधर से फिर से हिंदी पे आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, है ना। चलिए 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शोबाजी करना ये अपने आप में बहुत बुरी बात है। किसी भी चीज़ को पहले कमतर ना आके, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ बहुत अच्छा दिखता है वास्तव में अच्छा ना हो, है ना।
11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित कितने विषय को शामिल किया गया है? तो ये 29 विषय को शामिल किया गया है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे बताया था? 73 और 74, 11 और 12, 9 और 9 का 1, कैसे बताया था भाई? ये है आपका ग्राम पंचायत और ये है आपका नगर निगम। ये 73वां संशोधन से संबंधित है, ये 74वां संशोधन से संबंधित है। ये आपका अनुसूची 11 में रखे गए हैं, ये आपके अनुसूची 12 में रखे गए हैं। ये आपका भाग 9 को कवर करता है, ये भाग 9A को कवर करता है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। तो इसे ध्यान रख लेंगे। बाद में की पंचायत की बात करें तो 1959 में इंडिया में शुरू होती है। इंडिया में अधिकांश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। इंडिया के 2 ऐसे स्टेट जहाँ पे पंचायती व्यवस्था नहीं है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं समझूं कि कुछ याद रख पाते हो। ध्यान रखिएगा, है ना, करिएगा, ध्यान लगा के कमेंट कर दीजिएगा। इससे संबंधित समितियाँ सादिक अली, बलवंत मेहता, अशोक मेहता इत्यादि समितियाँ इन पे काम किया था। इनके अलावा निजाम शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए निजाम शाही राजवंश के संस्थापक जो हैं ये आपके अहमद बहरी हैं। कौन है भाई? अहमद बहरी। इसी प्रकार से एक से बहमनी वंश, आपको इसी का भाई मिलता जुलता पूछता है तो बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू है ना, हसन गंगू है, जिसे आप अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते हो। इमाद शाही वंश हमने पहले बता चुका है। इमाद शाही वंश, उनके फाउंडर थे फतेह उल्लाह, है ना, फतेह उल्लाह शाह नाम था उनका, वो ध्यान रख लेंगे। बाद में के दिल्ली सल्तनत के 5 वंश के फाउंडर याद रखना है, गुप्त का, मौर्य का, है ना, ये सब का, विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर, हर्यक वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक, पुलकेशिन द्वितीय जो है भैया चालुक्य वंश के संस्थापक। इसके अलावा जो आपका पुष्यमित्र शुंगा वंश के संस्थापक। ये सब जरूर याद रखें, आपके काम आएंगे, फ्री के नंबर देके जाते हैं। इसके अलावा पाणिनि रचित अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित जो है बुक है, ग्रंथ है, जो भी आप कह सकते हैं, तो ये आपका व्याकरण से संबंधित है। इसी प्रकार से मैंने आपका बताया था भाई तोलक्कापियम, है ना, तोलक्कापियम जो तोलक्कापियर के द्वारा लिखा गया है, इनका नाम भी मिलता है ना, तो ये भी आपका व्याकरण का ही ग्रंथ है। तो ये दोनों अपने आप में व्याकरण की ग्रंथ हो गई, अष्टाध्यायी और तोलक्कापियम। बाद बाकी जो है आपका मेगास्थनीज के बारे में पूछा जाता है, जो किताब लिखे थे इंडिका, इनके बारे में भाषा इनका पूछा जाता है, तो ग्रीक भाषा में लिखा गया था। आपके अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाता है, जो आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो आप कहेंगे ये कानून व्यवस्था पे आधारित किताब है, कानून भी कह सकते हैं, राजनीति भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस तरल संयोजी ऊतक के माध्यम से होते हैं? तो वो है भैया ब्लड, है ना, वो है ब्लड। आज ब्लड कैंप लगा था, मन कर रहा था दे दूं, लेकिन खुदे ब्लड नहीं है शरीर में, क्या करूं, है ना। तो ये हो गया भैया रक्त होता है। रक्त जो है आपका O2 का परिवहन करते हैं, CO2 का भी जो है फिर लाते हैं ढो के, किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ना। हीमोग्लोबिन का काम ही यही है कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर देना पूरे शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ओवरऑल इसका हीमोग्लोबिन का सोर्स क्या है? ब्लड, क्योंकि ब्लड में पाए जाते हैं, है ना, RBC के अंदर पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, इसी कारण लाल भी होती है। कई सारे ऐसे जीव हैं जिनके खून लाल नहीं होते हैं, जैसे तिलचट्टा, आप देखेंगे उनका खून सफ़ेद कलर की होती है। ऑक्टोपस नीला कलर की खून पाए जाते हैं, ध्यान है, लेकिन ऑक्टोपस में कई प्रजाति होते हैं। इसके अलावा अगला है भाई हमारा लू नगाई नी त्यौहार किस राज्य में बीज बोने वाली त्यौहार है? तो ये जो लू नगाई नी त्यौहार है ये आपका कहाँ पे होगा? मणिपुर के अंदर बीज बोने वाली त्यौहार हो जाएगा। इसी प्रकार से कल भी हमने बहुत सारे बीज बोने वाली त्यौहार की चर्चा कर लिया था, जैसा कि आपको याद अगर हो तो, है ना। इसके अलावा मणिपुर में और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जिसमें आधुनिक फेस्टिवल कहेंगे तो कचई लेमन का जो है प्रदर्शनी लगता है, लाई हरोबा भी होता है, चेरोबा मणिपुर के अंदर नव वर्ष है ना, चेरोबा जो है नव वर्ष है मणिपुर के अंदर। थांगटा मार्शल आर्ट है
है ना, मणिपुर के अंदर। गंगनगाई भी यहीं पे होता है, गंगनगाई मणिपुर के ही अंदर ही होता है। मणिपुरी नृत्य भी, तो ये तो मैं भूल ही रहा था, देखिए तो मणिपुरी नृत्य भी कहाँ का, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, मणिपुर में होता है। इसके सिंह सरनेम होते हैं जो कलाकार होते हैं, या झावेरी बहन होते हैं। 99% केस में सिंह सरनेम जो है मणिपुरी के साथ चले जाते हैं। आप मिला के देख लीजिएगा। बाद में की कुछ लेडीज हैं जैसे चारू माथुर है, बिंबावती कलावती देवी है, इनको अलग से हम याद रख लेते हैं। इसके अलावा मणिपुर में पुंग और चोलाम, ये जो है मणिपुरी नृत्य से ही जुड़ा हुआ पार्ट है, पुंग और चोलाम। जैसे आपका कुचिपुड़ी से भामाकल्पम है ना, वैसे ही यहाँ पे पुंग और चोलाम मणिपुरी से जुड़ा हुआ है। तो ये सब मणिपुर के रिलेशन में याद रखेंगे। बाद में कि मैतई समुदाय के लोग तो याद ही होगा। इनके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो जूना खान। दिल्ली सल्तनत पे जो है बल्लबन है ना, बल्लबन को क्या कहते थे, गयासुद्दीन बल्लबन कहते थे, है ना। इनके अलावा सिकंदर लोदी को क्या कहते थे, निजाम खान कहते थे, निजाम खान, है ना। इनके अलावा अभी और कौन है भैया, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी बता दिया था। चलते हैं आगे। मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा इसके जो है एक और भैया कौन है फाउंडर, पहला वाला देखो ना, ऐबक को क्या कहते थे, लाख बख्श कहते थे। तो ये कुछ उपनाम जो दिल्ली सल्तनत के काल में पड़े थे, जरूर ध्यान रखेंगे। बाद में कि मुगल बादशाह के उपनाम भी पूछ देते हैं, शाहजहां का खुर्रम, अकबर का जलालुद्दीन, बाबर का जहीरुद्दीन, है ना। ये सब भी आपके एग्जाम में पूछ दिया है। शेरशाह का भी पूछता है, फरीद खान वगैरह। चलते हैं आगे। पहली बार महिलाओं के 1 दिवसीय वर्ल्ड कप कब हुआ था। देखिए क्रिकेट के से क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछता है, चाहे तो किसी रूप में पूछे, करंट से पूछे, एशियन से पूछे, लेकिन पूछेगा। तो पहली बार महिलाओं के लिए 1 दिवसीय वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1 दिवसीय मतलब होता है 50-50 वाला 1 दिवसीय ओडीआई, है ना। इसके अलावा T20 महिलाओं के लिए कब शुरू हुआ था, तो 2009 में शुरू हुआ था, 2009 में शुरू हुआ था। पुरुष की बात करें तो 1 दिवसीय शुरू हुआ था 1975 ईस्वी के अंदर, और T20 फॉर्मेट का शुरू हुआ था 2007 के अंदर। याद रखने के लिए बताया हूँ कि 2 साल पहले ओडीआई वाला शुरू हो गया, महिला वाला, है ना। तो उसी प्रकार से T20 महिला वाले से 2 साल पहले पुरुष वाला, एक बार इधर तुम बड़े तो फिर मैं बड़ा, ऐसा हो गया, है ना। ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कप कितनी बार अपन जीते हैं बता चुका हूँ, 1983 के अंदर, 2011 के अंदर, 2007 के अंदर, 2024 के अंदर। तो ये दोनों है T20 फॉर्मेट का, और ये दोनों है आपका ओडीआई फॉर्मेट का। विश्व टेस्ट सीरीज इंडिया कितने बार जीते हैं, तो 0 बार, लड्डू बार, लेकिन दोनों बार फाइनल के अंदर गए हैं ना। फाइनल के अंदर दोनों बार गए हैं। 2 ही अभी वर्ल्ड टेस्ट सीरीज हुआ है। एक के विजेता न्यूजीलैंड है, पहले वाले 19-21 वाले का। अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा 21-23 के विजेता ऑस्ट्रेलिया हैं, और अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था उनके विजेता भी ऑस्ट्रेलिया हैं। अंडर 90 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था 24 के अंदर, उसके विजेता भी ऑस्ट्रेलिया हैं। टेस्ट सीरीज के विजेता भी ऑस्ट्रेलिया हैं। वो कहते हैं ना, जब मिलने लगता है तो छप्पर फाड़ के वही हो जाती है। चलते हैं आगे। और अगर आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज के फाइनल में भी इंडिया, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी फाइनल में इंडिया, और अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंडिया, ये तीनों जगह फाइनल में इंडिया ही था। और इत्तेफाक से T20 फाइनल में भी इंडिया था 24 वाला, लेकिन ये विजय रहे थे। तो कुछ दिन से सब बड़े बड़े टूर्नामेंट के फाइनल तक गए क्रिकेट में, तो अच्छा प्रदर्शन आप कह सकते हैं। इसके अलावा किस वित्तीय वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ जो है नकारात्मक रही थी। जैसे आपसे पूछता है कि जनगणना 2011 में कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पे डेकेडिकल ग्रोथ निगेटिव में दर्शाया गया था, तो ये था भाई नागालैंड, जहां पे 0.6% जो है आपका निगेटिव में चला गया था जनसंख्या वृद्धि। उसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2021 ये कोरोना की मार है जो पूरे दुनिया पे पड़ा था। तो इंडिया का जो GDP ग्रोथ है लगभग 7.7% माइनस में भाग गया था भाई, है ना। फिर यहाँ से हम लौटे हैं, और उसमें राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में आंका गया था, हरियाणा के अंदर आंका गया था। जब कोरोना के बाद बेरोजगारी बढ़ी थी, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है नौकरी चली गई, पैसा चली गई, कितने जान गए वो तो अलग, लेकिन बहुत सारे लोग बन भी गए कोरोना के अंदर, ये बात भी अटल सत्य है भाई, है ना। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 102 में कौन सा तत्व है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके परमाणु क्रमांक 102 की बात करेंगे तो नोबेलियम। चूंकि नोबेल का समय चल रहा है, एक आध महीने में नोबेल की घोषणा हो जाएंगी। वैसे पुण्यतिथि 10 दिसंबर पे होता है घोषणा, जो अल्फ्रेड नोबेल साहब की मृत्यु वाला दिन है, ठीक है। जन्मदिन पे नहीं दिया जाता है। यहाँ से अगर कल होगी एग्जामिनर बड़ा कूल मूड में रहे तो पूछ देगा, तो कोई गलती मत करना। नोबेल साहब के
के जन्मदिन पे पुरस्कार नहीं दिया जाता है, मृत्यु वाला दिवस है वो 10 दिसंबर, है ना। इसके अलावा ये आविष्कार किसका किए थे, तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे, जो एक प्रकार का विस्फोटक होता है डायनामाइट, है ना। तो 102 में अपन नोबेलियम को रखे हैं। अगर और भी बात करें जो वैज्ञानिक के नाम पे है, तो मेंडेलियम का नाम जो है 101 के नाम पे रखा गया है, तत्वों का मेंडलीव के नाम पे रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि मेंडलीव जो है ना, मेंडलीव क्या किए थे, आवर्त सारणी को फाउंड किए थे 1869 ईस्वी के अंदर, है ना। आवर्त सारणी दिए थे मेंडलीव साहब। इसके अलावा और भी बात करेंगे, रदरफोर्डियम भी एक होता है। रदरफोर्डियम का जो है परमाणु क्रमांक 104 है, रदरफोर्ड के नाम पे है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद में है, जो भाई मतलब सार्वजनिक उद्देश्य की संपत्ति से रेलवे हो गया, स्कूल वगैरह, तो आर्टिकल 51 के ए के आई में है। आपने 1 से लेकर 11 तक याद कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जो बच्चे सही में पढ़ने आते हैं मेरे पास वो तो जरूर कर लिए होंगे, जिसमें पहला और आखिरी याद करने का जो है एकदम छोटी सी नुस्खा बताया था, जो याद नहीं करना है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा अपने लिए क्या है, देश स्तर पे देखें तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा। तो पहले में आ जाता है 51 के ए के 1 में आ जाता है, और 51 के ए के 11 में क्या आ जाएगा, तो सबसे बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य आया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा वाला। तो ये दोनों तो ऐसे ही याद हो जाता है, बाद में बीच वे की चीज़ को हम याद रख लेते हैं। आई होप आपने किया होगा याद। यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए, तो 8। 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य ऐड हुए, तो 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11। और 11वां कैसे आया, अभी मैंने बताया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 रूस से लिए गए हैं, भाग 4 में है। सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सुल्तान खान का संबंध जो है क्या बोलते हैं भाई, सारंगी से है ना। देखिए सुल्तान खान हो गया, सुकूर खान हो गया, सबरी खान हो गया, ये सभी के सभी आपके किसमें, सारंगी के अंदर चला जाएगा। बाद बाकी आप टॉपिक बाय सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, हाजी बेगम ने। जो बच्चे करेंट भी मेरे से ही डिमांड कर रहे हैं कि अलग से करेंट का एक आध क्लास करा दीजिए, मैं प्रोसेस में हूँ, जल्द करा दूंगा। आज कितने, आज 4 तारीख है, 5 तारीख, हमको लगता है कल शाम तक करा दूंगा मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे मैं कुछ कह नहीं सकता, टाइम जो है मुझे बहुत गहरा चोट पहुंचाता है, ऐसा लगता है कि क्यों नहीं टाइम थोड़ा और लंबा हो जा रहा है ना। ये हाजी बेगम है। अगर आपसे पूछे कि भाई इंडिया में है ना पहला कौन सा मुगल गार्डन मकबरा है, गार्डन मतलब उद्यान, है ना, तो ये आपका जो है हुमायूं का मकबरा ही है। हुमायूं का मकबरा में आप हाजी बेगम या फिर इसे ही आप कहते हैं बेगा बेगम, ये बनवाए थे, दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा भारत के पहले क्रायोजेनिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया, क्रायोजेनिक नहीं होगा, क्रायोजेनिक से मतलब तो निम्न तापकी होता है भाई, निम्न तापकी जिसका इस्तेमाल अपन रॉकेट के संचालन में करते हैं। याद रहे, अगर आपको रॉकेट के संचालन से न्यूटन के लॉ को रिलेट करता है तो आप कहेंगे कि इसमें 3rd लॉ अप्लाई होता है रॉकेट के संचालन में। एक गलत वर्ड लिखा है जिस पे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा क्रायोजेनिक को यहाँ से, है ना। तो कुछ आ गया जेहन में तो बता दिया, कोई गलत काम तो नहीं किया भैया। क्रायोजेनिक मतलब निम्न ताप की, है ना, मतलब निम्न ताप की मतलब निम्न माने कम, ताप की मतलब उष्मा, है ना। ये जो है रॉकेट के संचालन में इस्तेमाल होता है। ये न्यूटन के 3rd लॉ के अनुसार काम करता है। न्यूटन के 3rd लॉ क्या होती है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आपको तुरंत प्रैक्टिकल देखना है तो टांग को जमीन पे जोर से पटको। इसके अलावा यहाँ से अब क्रायोजेनिक जो है डिलीट करता हूँ। यहाँ पे था क्वेश्चन कि भारत के पहले क्रिप्टो, है ना, जो आपका फेनरो गेम क्रिप्टो गेम होता है ना, तो वो वाली बात है। यहाँ पे क्रायोजेनिक लिखा गया है ना, तो आपका क्रिप्टो गेमिक होगा यहाँ पे गार्डन, तो ये आपका देहरादून में। अब देहरादून से भी कई सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है प्रभु जी। जैसे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछता है देहरादून से कि इंडिया का सबसे बड़ा दून कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा दून कौन सा है ना। तो ये जो है सबसे बड़ा दून आपका देहरादून है। इंडिया का सबसे बड़ा दून कौन सा है भैया, देहरादून है, देहरादून। सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है ना, देहरादून। इसके अलावा यहाँ से और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दून जो है, दून ये हिमालय वाला किस जो पार्ट है उनके नज़दीक है, तो शिवालिक रेंज में है। और शिवालिक जो है हिमालय के
सबसे नवीन रेंज है या फिर सबसे दक्षिणी रेंज भी आप कह सकते हो। और मैंने बताया था कि जो पहाड़ी पे हिमालय एरिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो नर्म घास के मैदान काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव भी होते हैं, उसे बुग्याल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंचगंगा नदी किस नदी की सहायक नदियों में से है? तो गंगा नदी जो है ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी में से आ जाएंगे। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी की उद्गम कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के नासिक के स्थित त्र्यंबकेश्वर से होती है ना। कावेरी का उद्गम कहाँ से होती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होती है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर से होती है ना। रायपुर के पास सिहावा नामक जगह है, वहाँ से होती है ना। हाँ सही हूँ, मैं सही हूँ। इसके अलावा तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदी बताया था, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। वहाँ के स्थानीय भाषा में से क्या क्या कहा जाता है ये भी बता दिया था, सिम्बू ख्वाबाब है ना। इसके अलावा वहाँ पे कहा जाता है तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्र को, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, काम आवेगी, है ना। चलते हैं आगे। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? देखिए यहाँ पे अलग से भी है, 1984 में हुआ था, सबसे पुराना है। अभी अभी इंडिया में पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन जो है कोलकाता के अंदर ही करा गया है, ये ध्यान रखेंगे। वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? भीमराव अम्बेडकर साहब है। भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम आप कौन और किससे जोड़ते हैं? 1932 के पूना पैक्ट से जोड़ते हैं। 1927 के मंदी प्रवेश आंदोलन से जानते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से जानते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जानते हैं। संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। ये सब भीमराव अम्बेडकर। अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र में लगाया गया है, ये भी भीमराव अम्बेडकर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इतना चीज़ आप भीमराव अम्बेडकर के साथ जो है याद रख सकते हैं। औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योग कितने श्रेणी में विभक्त किया गया था? जैसा कि मैंने ये पेज नंबर का दायरा आपको बता दिया है। CHSL के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया और जब मैं एनालिसिस कराया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ओह मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया था। लेकिन आज मैंने खुद का अपना ई बुक जब ये क्वेश्चन को लिखने के लिए पलटा तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे एडेड है। ये क्वेश्चन एडेड है ऑलरेडी। आप लोग को होगा कि भाई अभी आप घुसा दिए होंगे, तो जो बहुत पहले खरीदे हैं वो अपना देख सकते हैं इस पेज के दायरा में। ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, एक्चुअली फैक्ट में भी नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आपके CHSL में आया था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे ये देख के, ठीक है, कि भाई यहाँ भी मैं ठीक ठाक हूँ। औद्योगिक नीति 1956 में बताया था, चूंकि ये सेकेंड बार था। पहली बार कब हुई थी? 1948 में हुई थी। मैंने बताया 1948 में 4 भागों में बांटा गया था उद्योग धंधे को, और 1956 में 3 भागों में बांटा गया था उद्योग धंधे को, है ना। इनके अलावा भारत में जो बिना लाइसेंस के उद्योग है, कोई बता सकता है एक भी एग्जाम्पल? हाँ, तो वो जो है भारतीय रेल सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये चीज़ जो है निजी रूप से आप पूर्ण रूप से खरीद नहीं सकते। कंटेनर खरीद सकते हो, बहुत सारे अडानी जो है कंटेनर वगैरह लेके चलाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से रेलवे नहीं खरीद सकते हो आप। इनके अलावा भारत में पूर्वोत्तर बिंदु की कीबू थी किस राज्य में? भाई अरुणाचल प्रदेश में। आपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का नाम सुना होगा, जो अभी अभी आपके एग्जाम में भी छपा था और इससे पहले बता चुका था मैं, है ना। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश को ही रिलेट करता है, एक्चुअली वो सीमावर्ती गाँव को रिलेट करता है। इसके अलावा अम्लराज का निर्माण किन 2 तत्वों के संगठन से होती है? भैया अम्लराज का निर्माण आप सभी को पता है, अम्लराज जिसे आप एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो ये एक्वारेजिया किन 2 तत्वों से मिलकर के बने होते हैं? तो ये एक्वारेजिया HCl और HNO3 के संयोग से बनते हैं ना। HCl और HNO3 के संयोग से बनते हैं, और ये एकमात्र ऐसा द्रव है जिसमें आपका क्या होता है भाई, जिसमें क्या होता है आपका, तो स्वर्ण घुल जाते हैं। जो सोना होता है ना वो घुल जाता है, बाद में कि और किसी भी लिक्विड में सोना जो है नहीं घुलते हैं। अगर इनका रेशियो अगर आपसे कल होके पूछे कि भाई HNO3 यानी आपका जो है, देखिए 8:30 हो रहा है, 9 बजे तक शायद हो जाए वीडियो आपका, ये जो है आपका अम्लराज बनाने में अगर रेशियो पूछ दिया ना कि HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे HNO3 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है, 3:1 में होता है, ठीक है, ध्यान रहेगी। इसके अलावा किस त्योहार को विजय उत्सव कहते हैं? विजय उत्सव आप कर्नाटक में मनाते हो, हम्पी उत्सव को विजय उत्सव कहते हैं, हम्पी उत्सव को विजय उत्सव कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारा एक नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। माजुली फेस्टिवल, माजुली द्वीप भी है जो इंडिया नहीं विश्व में नदी में सबसे बड़ी द्वीप है जो असम में है। माजुली फेस्टिव भी आपका जो है कहाँ पे मनाया जाता है?
तो असम के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा 14 देवी देवता वाला बता दिया था कल, खर्ची पूजा का। 100 ड्रम का त्यौहार किसे कहते हैं ये भी बता दिया हूँ। 100 ड्रम्मा त्यौहार है ना, त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल, इसे भी बता दिया हूँ। ये उबालने का त्यौहार पोंगल, इसे भी बता दिया हूँ। रोशनी का त्यौहार दिवाली, इधर इसे भी बता दिया हूँ। कलर का त्यौहार होली, ये तो सभी जानते हैं। चलते हैं हम आगे, है ना। इनके अलावा अच्छा, जो कुल्लू दशहरा है ना, उसे आप रंगोली दशहरा भी, मतलब रंगों का त्यौहार भी कह देते हो शॉर्ट में। लेकिन होली के जैसा तो सब जानते हैं, लेकिन रंगीन त्यौहार भी कह देते हैं आप किसे, कुल्लू दशहरा को, है ना। इनके अलावा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, रंगीन और रंगों में फ़र्क है थोड़ा। रंगों का त्यौहार मतलब पर्टिकुलर रंग से उसमें जो है कुछ किया जाता होगा। रंगीन त्यौहार मतलब कि देखने में हो सकता है रंगीन लगता हो, है ना। इनके अलावा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में रीट जारी करते हैं, 226। सुप्रीम कोर्ट 32 में जारी करता है। हाई कोर्ट का गठन आपका 214 में होता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में होता है। 2 और 1 को पहले करके देखिए, आपका जो है सेम आ जाएगा। उसी प्रकार से एक चीज़ और बताया था, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, और इसको 2 और 1 को उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 213, है ना। 213 ही हो जाएगा ना। यहाँ से नहीं बन रहा था कुछ, यहाँ से कुछ नहीं बन रहा था, यहाँ से बन रहा था। 214 और 124 से बन रहा था, ठीक है। इसके अलावा मगध पर शिशुनाग वंश, कौन सा वंश शासन किया था, शिशुनाग वंश के बाद। कभी कभी आपको क्रम में सजाने को दे देते हैं कि मगध पे जो है इसके बाद कौन कौन से वंश आए, कौन जो है किए, तो आपको याद रहेगा तब न। जैसे दिल्ली सल्तनत को भी याद रखना है आपको क्रम वाइज, जैसे मैंने इसको क्रम बताया हूँ, गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। उसी प्रकार से मगध पे सबसे पहले कौन आए, हर्यक वंश आए। हर्यक वंश के फाउंडर कौन है, बिंबिसार है। देखिए बिंबिसार बिंदुसार में कन्फ्यूजन है। बिंदुसार आपका अशोक जी के पापा हैं, यानी मौर्य सम्राट अशोका का पिताश्री, और जो बिंबिसार थे वो अजात शत्रु के पिता थे, यानी हर्यक वंश के फाउंडर थे, ठीक है। तो ये दोनों में पहले विभेद हो गया। देखिए शिशुनाग वंश के बाद जो है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आए। नंद के बाद आया आपका मौर्य वंश। कौन आया भैया, नंद के बाद आया मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश आया था। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, अब हर्यक वंश सबसे पहले आएगा, फिर शिशुनाग वंश, फिर आएगा आपका नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो ये हो जाएगा। कुछ एक वंश की राजकीय चिन्ह आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे चेर का ज़्यादा पूछा जाता है, तो चेर का मैंने बताया है कि इसका तीर धनुष है चेर का राजकीय चिन्ह। इसी प्रकार से मैंने आपका मौर्य का बताया था, तो मौ से मोर, मौ से मयूर था। पांड्य का बताया था मछली था, और गुप्त का बताया था भाई, गुप्त का भी बताया था क्या, गुप्त का नहीं बताया था। राष्ट्रकूट का बताया था, राष्ट्रकूट का भी नहीं बताया था। एक और बताया था ना जिसका बाघ था, अभी देखो मुझे भी याद नहीं आ रहा। राष्ट्रकूट का बाज होगा, राष्ट्रकूट का बाज होगा, राष्ट्रकूट का बाज नहीं, बाघ होगा, बाघ होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, है ना। राष्ट्रकूट का कन्फ्यूजन है थोड़ा, मैं इसे क्लियर करके दूंगा। और हर वक्त जो है दिमाग स्टेबल नहीं रहता है, आप समझ सकते हो। मैं सवेरे से ड्यूटी गया, पैर धो के पूजा करके सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन लिख के, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाता है, भटक जाता है मन कभी कभी। अभी इसी वीडियो में अगर याद आ जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे। चलते हैं आगे कि भाई राष्ट्रकूट का ना, राष्ट्रकूट का बाघ ही था यार, बाघ ही था। देखता हूँ, है ना, बताता हूँ, अभी कंफर्म मत रखना उसको। दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी, मृणालिनी साराभाई ने की थी। इस प्रकार से कई सारे चीज़ बताए हैं जिनकी स्थापना आपसे एग्जाम में डिमांड करते हैं। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, कनक रेले जो महाराष्ट्र के अंदर है, बच्चे बिहार न लगाते कि नालंदा का नाम सुन के, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने सृजन नामक संस्था जो गुरु केलुचरण महापात्रा के द्वारा उड़ीसा के अंदर किया गया था, ये सब कुछ एक जो स्कूल थे जो आपका पहले पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं आगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से कौन चीज़ घटाते हैं, तो आपका जो है सॉरी जीडीपी में से कौन चीज़ घटाते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटाते हैं, तो आपका जो है क्या निकलता है भाई, एनडीपी निकलता है जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाने के लिए। एक प्रयोज्य खर्च योग्य आय होता है, प्रयोज्य आय, उसमें से जो है आय में से इनकम टैक्स या प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद जो प्राप्त होता है वो आपका प्रयोज्य आय होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 63 तत्व थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में, स्थापना बता ही दिए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितने भाषा में दिए जाते हैं, 24 भाषा में दिए जाते हैं। 22 + 2, ये 2 भाषा कौन सा है, 22 तो समझ में आ रहा होगा, जो संविधान के अंदर अटैच है, ये आपका 22 भाषा है ना। 2 भाषा में से एगो आपका अंग्रेजी है और एगो आपका आरजे राहुल जयकार राजस्थानी है, ठीक है। भगोरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो भगोरिया नृत्य आपका हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश से, भगोरिया हो जाएगा, मटकी हो जाएगा, माच हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और आएंगे जवारा नृत्य भी होता है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना।
जवारा, सोरा नृत्य भी होता है मध्य प्रदेश के अंदर, सोरा सोरा, है ना। ये सब मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली नृत्य है ना, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? तो थर्ड वाले को कहते हैं, पहला को क्या कहते हैं? हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा को क्या कहते हैं? पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो पंचवर्षीय योजना का पूरा ईस्वी मैंने कई बार क्लास में बता चुका है, और जो गैप है वो जरूर ध्यान रखना है, तभी आप निकाल पाओगे। देखिए जो पहला, सबसे पहले तो 1951 से स्टार्ट हुआ, 5-5 साल आपको जोड़ना है, लेकिन सबसे पहले गैप आ गया 1966 से 1969। ये आपका योजना अवकाश के काल आए, तो आपको 5 साल में इसे कंटिन्यू में इसे नहीं जोड़ना है, इसको हटा के जोड़ना है, ठीक है। फिर आपका गैप कब आता है भाई? जब आपका रोलिंग प्लान की अवधारणा चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने क्या किया था कि 77 से लेके 83 तक के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा डाल दिए थे, ठीक है। लेकिन ये रोलिंग प्लान 80 में बंद हो जाती है, 1980 के अंदर बंद हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रखा गया था, तो 1974 से 78 तक रखा गया था, 78 तक रखा गया था। अब इतनी बात समझने के बाद आइए क्रम में सजाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1951 से 56 पहला, है ना, फिर 1956 से 61 दूसरा, फिर 1961 से 66 तीसरा, फिर मैंने कहा कि भाई 66 से 69 तक जो है आपका गैप रहा, योजना अवकाश का काल रहा। तो अब 1969 से 74 चौथा, फिर 1974 से 78 तक के लिए ही रखा गया था 5वां, लेकिन बीच में ही आपका जनता पार्टी की सरकार बन गई, जो 1977 से 83 तक के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा डाल दिया। अब फिर से इंदिरा गांधी के हाथ में जब सरकार आई, तो रोलिंग प्लान को समाप्त कर देते हैं 1980 में। अब यहाँ तक समझ में आ गई हो। अब छठा से चलेंगे। छठा की अवधि रखी इन्होंने 1980 से 85, फिर 85 से 90 हो गया आपका 7वां, और फिर 2 साल का गैप रहा 90 से, है ना, 90 से 92 तक फिर गैप रहा। अब फिर आपका 92 से, है ना, 92 से 97 आपका कौन सा हो जाएगा? ये रहा आपका छठा, ये 7वां, तो ये 8वां हो जाएगा। फिर आप 5-5 साल के जोड़िएंगे, 9, 10, 11, 12, है ना, तो आखिरी होगा 2012 से 2017, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इस प्रकार का इस भी आप आराम से याद रख लेंगे। बाद बाकी पंचवर्षीय योजना के बीच में क्या क्या कुछ हुआ अच्छे से लिख के दे दिया हूँ प्रभु जी, एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से भी जुड़े रहे थे। बाल गंगाधर तिलक फर्ग्यूसन कॉलेज जो आपके महाराष्ट्र में है, इनके भी संस्थापक में भी शामिल रहे थे। तो ये हो जाएगा। गज़लों की रानी बेगम अख्तर को कहते हैं गज़लों की रानी। गज़ल के गायक में आप किसे जानते हैं? गुलाम अली खान साहब को जानते हैं, जगजीत सिंह साहब को जानते हैं, बेगम अख्तर को जानते हैं, और मुझे भी जानते हैं। चलिए, ये गज़लों की रानी हो गई। इसके अलावा कर्नाटक संगीत की रानी एम सुब्बा लक्ष्मी बता दिए थे। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को बता दिए थे। ये सब कुछ एक बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी स्वरों की रानी लता मंगेशकर। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी दून हिमालय के किस श्रृंखला में है? शिवालिक में है। मैंने बताया था कि हिमालय की जो सबसे लेटेस्ट श्रृंखला है, या फिर सबसे बाहरी, या फिर सबसे दक्षिणी श्रृंखला अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि भाई शिवालिक होता है। क्या होता है? शिवालिक होता है हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला। देखिए, हिमालय को नदियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। वैसे अगर विस्तारिता के आधार पर भी बांटे तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा, सबसे पुराना या सबसे विस्तृत ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को ही आप क्या कहते हो? परा हिमालय कहते हैं, परा हिमालय। तो एक वो तो ये हो गया। दूसरे स्थान पे अगर आप आएंगे तो बृहद हिमालय, एगो ये हो गया। फिर बीच में तीसरे स्थान पे जो आता है ना, उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। और लास्ट वाले को हम शिवालिक कहते हैं, या नवीन हिमालय कहते हैं, या दक्षिणी हिमालय कहते हैं। तो जैसे आपको याद रखें। फिर नदी के आधार पे 4 भागों में पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, या हिमाचल हिमालय हम कहते हैं। सिंधु से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को। इसके बाद हम सतलज से, है ना, काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय। फिर हम काली से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता से देहांग नदी के बीच को हम कहते हैं कौन सा भैया? असम हिमालय। तो ये नदी के आधार पे हिमालय का बंटवारा है। ठीक, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, एवरेस्ट के नाम किसके नाम पे पड़ा, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो भारत के महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा था। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। इनके अलावा
अर्थशास्त्र के संबंध में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार से आप क्या समझते हैं? ऐसा बाजार जहां पे बहुत मात्रा में क्रेता है और बहुत मात्रा में विक्रेता है। अब मुझे एक दिमाग लगा के बताइए कि ये बाजार किसके हित में है, कि क्रेता के हित में है कि विक्रेता के हित में है? तो आप कहेंगे ये बाजार विक्रेता के हित में है। किसके हित में है भाई? विक्रेता के हित में है, क्योंकि जैसे कि एक ही चीज़ या फिर बहुत सारे चीज़ जो है बहुत लोग अगर बेचेंगे तो उसमें क्या होता है, प्राइस जो है जल्दी जल्दी वेरी नहीं होगा, है ना। तो जो प्राइस जो है एक स्थायित्व पे बनी रहेगी। लेकिन अगर बेचने वाला एक आदमी है और खरीदने वाला बहुत ज़्यादा है तो उनका मन के हिसाब से बाजार चलेगा। तो उसे क्रेता अधिकार या फिर एकाधिकार बाजार कहते हैं। और जिसमें बहुत ज़्यादा बेचने वाला बहुत ज़्यादा खरीदने वाला, इसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, मतलब बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट, है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कितने खेल शामिल थे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम अभी हुआ ही नहीं है। हाँ, तब कहोगे अभी तो हुआ फरवरी जनवरी 2024 में, तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, आपको पता है कि 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुआ था। 18 में एक, 19 में दूसरा होना चाहिए, 20 में तीसरा, 21 में चौथा, 22 में पांचवा और 23 में होना चाहिए छठा। जैसे कि मैंने बताया कि 2024 में जो हुआ है ये छठा एडिशन है। तो ये डिले के वजह से 2024 में हुआ है, न कि प्रॉपर 2024 में होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये छठा एडिशन है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि 2022 में या फिर 2022 के, ये दोनों में फ़र्क है भाई। 2022 में या 2022 के, तो 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ वो 23 में हुआ और एमपी के अंदर हुआ। समझ में आया कि नहीं? और 2024 में जो हुआ है तमिलनाडु के 4 शहर में, वो 23 वाली गेम है एक्चुअली, है ना। समझ रहे हैं? तो ऐसा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए थोड़ा सा इसको अलग से पढ़ लें, है ना। मैं क्या पढ़ाऊँ? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 में एकदम 18 में हुआ, 2019 में 19 में हुआ, 2020 में 20 में हो गया, है ना। अब डिले होना जो स्टार्ट हुआ ना 21 मतलब जो 23 वाला है वो 23 में जो हुआ वो 22 वाला है, 24 में जो हुआ वो 23 वाला, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ रखना होगा। देखिए, यहाँ पे 26 खेल शामिल था जो 2024 में तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था, त्रिची, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई में, है ना। यहाँ पे 26 खेल शामिल था। स्क्वैश खेल को पहली बार शामिल किया गया था और सिम्बलम्बम को वहाँ पे प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया था। ठीक है, तो एकदम डिफिनेट समझिए। एग्जाम में जब ये वाला गेम आपसे पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि 2023 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना, तमिलनाडु के कितने शहर में हुए? वहाँ पे 24 आपको शायद ना दिखे, फिर भी आपको यही आंसर मारना है, 4 शहर में, है ना। इनके अलावा मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किस प्रसिद्ध कलाकार से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट फिक्शन है? कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा से है ना। कल्याणमंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा से जुड़ी हुई है। कौन से हड़प्पा कालीन स्थल 3 भागों में विभक्त हुआ करता था? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछते हैं, क्यों पूछते हैं आज तक समझ में नहीं आया। इसलिए पूछते हैं सर क्योंकि अधिकांश हड़प्पा कालीन स्थल जो है 2 भागों में बटे हुए होते थे। आपको मैंने बताया है कि धौलावीरा और लगे हाथ पंजाब को याद रखिएगा। पंजाब को भी 3 भागों में बांटा गया है और धौलावीरा को भी 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आया? ये दोनों को एक साथ याद रख लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आप पास होंगे तो हमको भी खुशी होती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इनके अलावा मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि के साथ साथ अगर आप पशुपालन भी करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जो वेदिका कृषि होते हैं टेरेस फार्मिंग और पहाड़ों ढलानों इत्यादि पे किया जाता है। बाद बाकी जो स्लाइस एंड बर्न कृषि होती है पहाड़ी इलाके में ही होती है, उसे हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और झूमिंग कृषि जैसे संसद हम इंडिया के पार्लियामेंट को कह देते हैं, ब्रिटेन में यही चीज़ पार्लियामेंट है, अमेरिका में यही चीज़ कांग्रेस है, वैसे ही ओवरऑल हम कहते हैं झूमिंग कृषि। लेकिन अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो इनका नाम बदल जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? कोई बच्चा मध्य प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि को कई बार मैंने आपको बता चुका है कि मध्य प्रदेश में कहते हैं इसे दहिया, दहिया, है ना। वो दहिया म्यूजिक का पहले कैसेट भी आता था है ना। ये झूमिंग कृषि मध्य प्रदेश में दहिया। कुरुबा सबसे ज़्यादा पूछता है, झारखंड के अंदर कहते हैं उसे। वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर ही हुआ है? जापान के अंदर। इनके अलावा सिंगूर बांध कहाँ पर बंदी है? मंजीरा पे। इंडिया में सबसे ऊंची बांध कौन सी है? टिहरी डैम है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कौन नदी पर है? भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। लेकिन सबसे ऊंची अगर आपका गुरुत्व बांध कहेगा तो आज भी सतलज आंसर ही करना है, जो आपका कौन सा भाई सतलज पे कौन सा? भाखरा नांगल, है ना। और सबसे लंबी बांध कहेगा तो हीराकुंड पे हीराकुंड महानदी पे, है ना। इनके अलावा
गुलर पेंटिंग का संबंध, गुलर कांगड़ा, ये दोनों पेंटिंग एक साथ बताया था, हिमाचल प्रदेश का है। गुलर कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश का है ना। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग आप सभी जानते हैं। फर चित्रकला, फर कहाँ का, राजस्थान का है ना फर, हाँ ठीक है। भित्ति चित्रकला उड़ीसा का है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। भारत में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 3 राज्यों द्वारा पोषित है या फिर संरक्षित है, तो चंबल वन्य जीव अभयारण्य ये 3 राज्यों के द्वारा पोषित है ना। ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों के द्वारा पोषित हो जाएगा। उसी प्रकार से एक पेंच है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज का कुछ क्लास जो मैंने रिवीजन करवाया। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और टुडे एग्जाम का अगर आपको कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप के माध्यम से ले लीजिएगा। और जो पहले जो हमने प्रश्न पूछा था कि लगभग कितने बच्चे ने रिजल्ट शेयर किया होगा, उसका जवाब जैसे जो भी आपको समझ में आए, 1, 2, 100 जो भी ऑप्शन मैंने दिया था आप ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि लगे कि जो है आप मेरी बातों को थोड़ा सा तो सीरियस लेते हो। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।